नमस्कार मित्रों, BRBL के मॉड्यूल डी के टॉप 100 MCQ सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल डी का जो शीर्षक है वो है कॉमर्शियल एंड अदर लॉस। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म को समझना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है। देखिए, यह एक लीगल रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान जिसका नाम होता है प्रिंसिपल और दूसरे इंसान जिसका नाम होता है एजेंट, तो प्रिंसिपल एजेंट को अपनी तरफ से काम करने के लिए अपॉइंट करता है और ये इस तरह के जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एजेंट नीड नॉट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है ये ऑप्शन? तो कौन सा एसेंशियल है ये पूछा जा रहा है। द एजेंट नीड नॉट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास फुल लीगल कैपेसिटी हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक माइनर भी एजेंट बन सकता है लेकिन प्रिंसिपल को लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, द प्रिंसिपल शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, यह बिल्कुल ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल के पास खुद कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, जैसे माइनर हो गया या अनसाउंड माइंड का होना, तो एजेंसी वैलिड ही नहीं होगी। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कंसिडरेशन इज अ मस्ट फॉर अपॉइंटिंग एजेंसी। गलत। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ऑल ऑफ द भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, अपने दोस्त जो कि माइनर है उसको कहता है कि मेरी तरफ से किसी सप्लायर से माल ले आओ, तो यह एक वैलिड एजेंसी होगा क्योंकि बिजनेसमैन जो कि प्रिंसिपल है वो लीगली कॉम्पिटेंट है। तो इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट at all a partner in a firm either represent himself or knowingly permit himself to be represented as a partner in the firm, and as a result of this he induces other to give credit to the firm, and this act is known as। तो इसको क्या बोलते हैं? चाहिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो एक पर्सन है जो कि पार्टनर नहीं है फर्म में, या तो वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा है, परमिट कर रहा है कि वो रिप्रेजेंट करवा रहा है। फिर कह रहा है कि एज अ पार्टनर इन अ फर्म, और इसके कारण से वो दूसरे को क्रेडिट दे देता है फर्म का। इसको क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग। देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी काम को थर्ड पार्टी से करवाना, जो कोई इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। होल्डिंग ऑन, यह कोई लीगल कंसेप्ट नहीं है और यहाँ पे इररिलेवेंट है। होल्डिंग आउट, देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, इसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान जो एक्चुअल पार्टनर नहीं है अपने आप को इंटेंशनली या इनडायरेक्टली पार्टनर के रूप में शो करे और इसकी वजह से लोग उस फर्म को क्रेडिट दे देते हैं, तो यह होल्डिंग आउट कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई इंसान जो एक्चुअल पार्टनर नहीं है, ही इज़ नॉट अ पार्टनर, लेकिन अपने आप को इंटेंशनली या इनडायरेक्टली पार्टनर के रूप में शो करता है और इसकी वजह से लोग उस फर्म को क्रेडिट दे देते हैं, तो इसको कहा जाता है होल्डिंग आउट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा पता है आपको? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है होल्डिंग आउट। बिल्कुल सही बात है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रवि जो है किसी फर्म का पार्टनर नहीं है, ही इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, लेकिन वह अपने आप को डेलिबरेटली लोगों के सामने पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से मिस्टर शर्मा उनकी फर्म को लोन दे देते हैं। अगर लोन वापस नहीं होता तो रवि को भी लायबल माना जाएगा, एवन दो वो ऑफिशियल पार्टनर नहीं है। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन देखे उसका एक बार कंसेप्ट आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि एजेंसी का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब प्रिंसिपल लीगली कॉम्पिटेंट हो। एजेंट के लिए लीगली कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है और कंसिडरेशन भी जरूरी नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको होल्डिंग आउट के बारे में बताया कि होल्डिंग आउट का मतलब होता है एक डॉक्ट्राइन है जिसमें कोई इंसान जो एक्चुअल पार्टनर नहीं है अपने आप को पार्टनर के रूप में शो करता है और इसी वजह से फर्म को क्रेडिट मिलता है। दोनों चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखिए, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फॉर्म का एडवांटेज जो है आपको LLP एक्ट 2008 में दिखता है। पहला कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। ऑप्शन बी कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। ऑप्शन सी कर रहा है पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो LLP एक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सवाल इसे पूछा जाता है हर एक साल। तो LLP एक्ट का जो 2008 वाला एक्ट है वो एक ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में है जो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के फीचर्स को कंबाइन करता है।
दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जैसे प्राइवेट कंपनी में होती है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये तो गलत है क्योंकि एलएलपी में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर एलएलपी में नहीं होती क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एलएलपी जो होता है ना वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, दैट्स वाई। फिर कह रहा है पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ ये सही है, एलएलपी एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है कि हाइब्रिड मॉडल की तरह काम करता है जिसमें पार्टनरशिप को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। राइट, दोनों होती है। और ये ऑप्शन डी भी गलत है, ये ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एक मान लीजिए रमेश है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए सुरेश है। रमेश और सुरेश एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। अगर उनका बिजनेस एलएलपी में कन्वर्ट होता है ना, तो अगर कंपनी को लॉस होता है तो सिर्फ उनका इन्वेस्टेड कैपिटल रिस्क में होगा, ना कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा फीचर है। राइट, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। एलएलपी होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट था। अगला सवाल देखते हैं। द पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन टू द कोर्ट इज गिवन टू द मॉर्टगेजी इन द केस ऑफ। अब देखिए, आपको सभी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा मॉर्टगेज क्या होता है, अभी मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। तो क्या कर रहा है कि आप सेल हो रहा है पावर, मतलब सेल करने का पावर बिना कोर्ट के इंटरवेंशन का। ये किस मॉर्टगेज में दिया जाता है? तो पहला कह रहा है इक्विटेबल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, सिंपल मॉर्टगेज, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। देखिए, इक्विटेबल मॉर्टगेज नहीं होगा। इक्विटेबल मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी का टाइटल डीड डिपॉजिट होता है, जो टाइटल डीड ना वो डिपॉजिट होता है, लेकिन कोर्ट के बिना सेल का पावर नहीं मिलता। फिर कह रहा है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज ये बिल्कुल सही है, इसमें प्रॉपर्टी बेचने का पावर मॉर्टगेजी को डायरेक्टली मिलता है। सिंपल मॉर्टगेज की बात किया जाए तो सिंपल मॉर्टगेज में कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। और यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज की बात की जाए, इसमें मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, जैसे रेंट कलेक्ट करना, लेकिन प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो सही जवाब क्या है इसका? इंग्लिश मॉर्टगेज। जैसे मान लीजिए रवि है, रवि ने अपनी प्रॉपर्टी गिरीश के पास इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर रखी और लोन रिपे नहीं किया, तो गिरीश बिना कोर्ट की परमिशन के प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो आपको याद रहेगा इंग्लिश मॉर्टगेज का बेसिक कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डैश इज वॉइड। ऑप्शन इज से कैश। देखिए, सिर्फ कैश का होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे हो सकता है। फिर कह रहा है कंसिडरेशन। यस, कंसिडरेशन करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों देखिए कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है कंसिडरेशन, जो एक प्रॉमिस के बदले की वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर ए प्रॉमिस करे कि वह बी को 500 रुपया देगा और बी कुछ काम करेगा, तो 500 रुपया क्या है? कंसिडरेशन है, इंडेमनिटी नहीं होगा। इंडेमनिटी एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी लॉस कंपेंसेट करती है। हर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का डिमांड नहीं करता, और गारंटी भी नहीं होगा। गारंटी तब होती है जब किसी थर्ड पार्टी के रिपेमेंट या परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। तो यह भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ पर्सन हु मेक अ प्रपोजल इज नोन एज। जो आदमी प्रपोजल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। बिल्कुल सही बात है, प्रपोजल बनाने वाले को प्रॉमिसर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्रॉमिस करे कि वह बी को अपनी बाइक देगा, तो यहाँ पे ए क्या है? ए है हमारा प्रॉमिसर। प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर दोस्तों ये टर्म श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है, जिसमें डेटर की लायबिलिटी होती है। श्योरिटी कौन होता है? तो श्योरिटी भी नहीं होगा। श्योरिटी वह पर्सन होता है जो किसी डेटर की गारंटी देता है, और गारंटर आप जानते ही होंगे, गारंटर यानी कि गारंटर भी श्योरिटी के जैसा ही होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ। तो एक आदमी को कॉम्पिटेंट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यदि, पहला कह रहा है ही इज़ अ मेजर। मेजर होना जरूरी है, लेकिन यह अकेला कंडीशन नहीं है। ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। देखिए, साउंड माइंड होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेजर होने के साथ, ठीक है। तो ये फिर कह रहा है कि ही इज़ अ मेजर एंड साउंड मैन, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पिटेंसी के लिए दोनों जरूरी है, मेजर भी होना जरूरी है और साउंड माइंड भी होना जरूरी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, राइट, आपको पता ही होगा, अनलेस इट इज़ फॉर नेसेसिटी। तो अभी हमने 3 कंसेप्ट देखे। पहले मैंने आपको फ्री कंसेंट के बारे में समझाया। फ्री कंसेंट तब होता है जब दोनों पार्टी सेम चीज़ को सेम सेंस में एक्सेप्ट करे। कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। प्रपोजल बनाने वाले को प्रॉमिसर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंसान का मेजर और साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है। चलिए एक सवाल देखते हैं, एक केस स्टडी टाइप का सवाल है। कह रहा है कि ए जो है एग्रीमेंट बनाया बी के साथ कि वो सी को चोरी करेगा और पैसा शेयर करेगा। तो बी जो है सारे पैसा लेके भाग गया, तो क्या ए जो है सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट पैसा रिकवरी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है।
ऑप्शन ए कह रहा है यस बिकॉज दे हैड एन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कह रहा है कि नो बिकॉज द एग्रीमेंट इज इलीगल, ऑप्शन सी कह रहा है यस बिकॉज बी हैज ब्रीच द एग्रीमेंट, ऑप्शन डी कह रहा है नो बिकॉज बी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू शेयर द मनी। देखिए ऑप्शन ए जो कह रहा है कि यस बिकॉज दे हैड मेड एन एग्रीमेंट, ये गलत है, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट यहाँ इलीगल है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो क्या है, चोरी करने का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर दो लोग मिलकर रॉबरी प्लान करें और एक पार्टी चीट करे तो कोर्ट उनका इलीगल एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन मिस्टर एक्स एजेड 17 इंटर इनटू एग्रीमेंट विद मिस्टर वाई एजेड 25 टू बाय अ कार? ऑप्शन ए कह रहा है यस बिकॉज एज डज नॉट मैटर, ये तो गलत है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल एज होना जो मैंडेटरी है। नो बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉट ऑब्लिगेटेड, यस करेक्ट। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम एज का इंसान माइनर कहलाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। तो 18 यहाँ 17 साल का है, 17 साल का लड़का कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है व्हेन द प्रपोजल इज मेड। देखिए गलत है, क्योंकि प्रपोजल बनाना सिर्फ पहला स्टेप है, कॉन्ट्रैक्ट तब कंक्लूड होता है जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। व्हेन द पार्टी टू हुम प्रपोजल इज मेड एक्सेप्ट द प्रपोजल, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए आदमी है वो बी को 10,000 अपनी बाइक बेचने का प्रपोजल देता है, 10,000 में अपनी बाइक बेचने का प्रपोजल देता है और बी एक्सेप्ट करता है, तभी माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंक्लूडेड है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो अभी हमने 3-4 कंसेप्ट सीखे। पहले मैंने आपको बताया कि इलीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते, चाहे ब्रीच हो या ना हो। फिर हमने आपको बताया कि जो माइनर होते हैं, 18 साल से कम साल के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट तब कंक्लूड होता है जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए, ना कि सिर्फ बताया जाता है। तो हमने 3 कंसेप्ट यहाँ पे अभी क्लियर किए। अगला सवाल है जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किस नेचर का होता है? पहला कह रहा है गारंटी। देखिए गारंटी गलत है, क्योंकि गारंटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अगर थर्ड पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा ना करे। प्लेज भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेज एक सिक्योरिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स को गिरवी रखा जाता है। बेलमेंट भी नहीं होता है। बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी गुड्स को दूसरी पार्टी के पास रखती है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। इसका सही जवाब है इंडेमनिटी। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे इंश्योरर क्या होते हैं, इंश्योरर। ये इंश्योरर क्या कहते हैं, ये जो इंश्योरर हैं वो इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को लॉस के अगेंस्ट कॉम्पेंसेट करता है। जैसे मान लीजिए कार इंश्योरेंस लिया हो, मान लीजिए आपने कार इंश्योरेंस लिया है और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फाइनेंशियल लॉस का इंडेमनीफाई करेगी, है ना। इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को लॉस के अगेंस्ट कॉम्पेंसेट करता है। तो यहाँ पे जो वो कंपनी है, फ्रेंड्स क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो ऑप्शन दो सही जवाब है, क्योंकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होते हैं। एक होता है हमारा इंडेमनीफायर, एक कौन होता है हमारा इंडेमनीफायर, यानी जो लॉस कवर करता है, और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। एक कौन होता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, यानी जिसको प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर। ये इसमें पॉलिसी होल्डर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर है ना, पॉलिसी होल्डर, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन है, इंडेमनीफायर, राइट। तो और 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पर्सन हु इज इंडेमनीफाइड कैन रिकवर डैमेज एज वेल एज कॉस्ट फॉर क्लेमिंग द डैमेज। तो ये ऑप्शन क्या लगता है आपको? तो देखिए ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए जो है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इंडेमनिटी होल्डर डैमेज और कॉस्ट दोनों रिकवर कर सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। जैसे मान लीजिए अगर किसी इंश्योरेंस क्लेम के लिए लीगल फी लगे तो वो भी रिकवर की जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं कि वेयर नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू इंडेमनीफायर एज पर द टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी, द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ टू अवॉइड बाई टू बी इंटाइटल्ड टू द क्लेम। ये भी सही बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस देना मैंडेटरी है तो इंडेमनिटी होल्डर को वो फॉलो करना होगा टू क्लेम इंडेमनिटी। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसी इज द इंडेमनीफायर। क्या लगता है? गलत है, क्योंकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी इंडेमनिटी होल्डर होता है, न कि इंडेमनीफायर होता है। तो हमने क्या देखा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये नहीं होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, हाँ ये नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं एग्जामिनेशन में। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा 3 अलग, कौन सा सही है बताना है। तो पहला 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हु इज प्राइमरली लायबल? इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी।
कौन प्राइमरी लायबल होता है? तो इंडेमनीफायर इसका सही जवाब है, यानी कि इंडेमनीफायर ही प्राइमरी लायबिलिटी रखता है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर होती है जो लॉस का कंपेंसेशन करती है। इंडेमनिटी होल्डर नहीं होगा। इंडेमनिटी होल्डर वह पार्टी है जो इंडेमनिटी रिसीव करता है, लायबिलिटी उसकी नहीं होती। प्रिंसिपल डेटर भी नहीं होगा। प्रिंसिपल डेटर जो होता है वो ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेप्ट है। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। अभी जो पॉइंट हमने बताया आपको, हमने आपको ये बताया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंडेमनिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर डैमेज और लीगल कॉस्ट दोनों रिकवर कर सकता है, और इंडेमनीफायर ही प्राइमरी लायबल होता है लॉस के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का लायबिलिटी क्या होता है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में? पहला है प्राइमरी, गलत है। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होती है। किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होती है, आपको पता होनी चाहिए, राइट, जो लोन या ऑब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन एंड ऑब्लिगेशन। सेकेंडरी नहीं होगा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करता तब श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने बी के लिए सी से लोन लिया, ठीक है, ए ने सी से लोन लिया बी के लिए, राइट, और ए रिपे नहीं करता है तो बी जो श्योरिटी है वो रिपे करेगा। ज्वाइंट नहीं होगा और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है ना, उसमें श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। प्राइमरी लायबिलिटी हमारे प्रिंसिपल डेटर की होती है। व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अ श्योरिटी टू गिव अ गारंटी? क्या कह रहा है दोस्तों, किस मतलब सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या आता है श्योरिटी को कि वो गारंटी दे? पहला कह रहा है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, गलत है। पेमेंट कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है, पर यह सिर्फ एक लिमिटेड केस में एप्लीकेबल है। एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बिल्कुल सही। श्योरिटी का गारंटी देना तभी वैलिड होता है जब प्रिंसिपल डेटर को उसके कोई बेनिफिट मिले। जैसे मान लीजिए कि अगर क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया, ठीक है, तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर, तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है सिर्फ एग्रीमेंट होने से श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं बनती, नन ऑफ द तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पे सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ क्रेडिटर रिलीजेस वन को श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मल्टीपल को श्योरिटी? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मल्टीपल को श्योरिटी है और उसमें एक क्रेडिटर जो है एक को श्योरिटी रिलीज करता है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑल को श्योरिटी आर डिस्चार्ज, गलत है। क्योंकि दोस्तों सभी को श्योरिटी रिलीज नहीं होते, क्योंकि बाकी को श्योरिटी की लायबिलिटी अपनी जगह है। द रिमेनिंग को श्योरिटीज आर डिस्चार्ज, गलत है। एक को श्योरिटी का रिलीज होने का इफेक्ट बाकी को श्योरिटीज़ पर नहीं होता। फिर कह रहा है द रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर क्रेडिटर एक को श्योरिटी को रिलीज करे तो बाकी को श्योरिटी की लायबिलिटी अभी भी बरकरार रहती है। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी को श्योरिटी हैं और क्रेडिटर जो है ए को रिलीज करता है, क्रेडिटर क्या करता है? ए को रिलीज करता है, तो बी और सी जो है अभी भी लायबल हैं, राइट। तो रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर, बिल्कुल सही बात है। द इंटायर गारंटी इज नलिफाइड, यह गलत है, क्योंकि गारंटी के नलिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इसका अभी जो हमने की पॉइंट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया, पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बताया। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं उसमें एक लायबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है और प्रिंसिपल लेटर की लायबिलिटी जो है वो प्राइमरी होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो श्योरिटी का गारंटी देना वैलिड तब होता है जब प्रिंसिपल लेटर को उससे कोई बेनिफिट हो। फिर मैंने आपको बताया कि एक को श्योरिटी का रिलीज होने पर बाकी को श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल डेटर आफ्टर द श्योरिटी हैज़ पेड द अमाउंट टू द क्रेडिटर? तो श्योरिटी ने क्रेडिटर को अमाउंट पे कर दिया, तो अब सवाल है कि प्रिंसिपल डेटर का ऑब्लिगेशन क्या होता है। आइए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द प्रिंसिपल डेटर इज रिक्वायर्ड टू रिम्बर्स द श्योरिटी, बिल्कुल सही बात है कि यह बिल्कुल सही है। जब श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट करता है तो प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशन होती है कि वह श्योरिटी को रिम्बर्स करे। जैसे मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए डेटर है, बी है, बी श्योरिटी है और सी है क्रेडिटर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ए का लोन श्योरिटी ने रिपे किया क्रेडिटर को, ठीक है, तो ए को वापस बी को देना पड़ेगा पैसा। समझे? सिंपल वर्ड में श्योरिटी को अपना दिया पैसा रिकवर करने का पूरा राइट है। ऑप्शन बी कर रहा है द प्रिंसिपल लेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द श्योरिटी, ये गलत है। फिर सी कर रहा है द श्योरिटी मस्ट फॉरफिट द राइट टू रिकवर द अमाउंट, ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों
श्योरिटी अपना पैसा रिकवर करने का राइट कभी नहीं फॉरफिट कर सकता। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर सवाल है कि श्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज इंडेमनीफायर, बेलर, गारंटर और बेली। पहला कह रहा है इंडेमनीफायर, गलत है। इन श्योरिटी और इंडेमनीफायर में डिफरेंस होता है। इंडेमनीफायर एक तरह का प्रोटेक्टर होता है जो किसी लॉस को कॉम्पेंसेट करता है, श्योरिटी नहीं करता। बेलर की बात करें, गलत है। बेलर वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी टेम्पोररी किसी और के पास देता है, जैसे एक लॉकर सिस्टम में बैंक को चीज़ें देना। गारंटर, बिल्कुल सही बात है। श्योरिटी को गारंटर भी कहा जाता है। गारंटर का काम होता है किसी थर्ड पार्टी को गारंटी देना कि अगर डेटर अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो वो रिपे करेगा, जैसे बैंक के लोन लेते वक्त गारंटर प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा सही जवाब है। श्योरिटी को हम लोग गारंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डैश ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। बताइए क्या है। तो ऑप्शन कर रहा है कि को एक्सटेंसिव विथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर के बराबर होती है। बराबर को ही हम लोग को एक्सटेंसिव बोलते हैं। तो अगर डेटर का लोन, मान लीजिए डेटर ने 1 लाख का लोन दिया है, तो श्योरिटी भी 1 लाख के लिए लायबल होगा। इसका मतलब कि जितना डेटर लायबल है उतना ही श्योरिटी भी लायबल है। प्राइमरी टू, गलत है। श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी नहीं होती, प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा डेटर की होती है। सेकेंडरी टू, यह कन्फ्यूजिंग लग सकता है लेकिन गलत है। श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर की लायबिलिटी से बराबर होती है, इसलिए सेकेंडरी नहीं होती। इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी गलत है, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा डेटर की लायबिलिटी के जुड़ी होती है। तो सही जवाब है को एक्सटेंसिव। अगला सवाल है, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए कह रहा है कंटिन्यूइंग गारंटी, बिल्कुल सही बात है। जब एक गारंटी मल्टीपल या कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होता है उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। जैसे एक सप्लायर है, तो एक सप्लायर को एक बिजनेस के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी मिलती है कि पेमेंट टाइमली होगा हर बार जब माल सप्लाई होगा। तो फिर इनवैलिड कर रहा है, तो इनवैलिड गलत है। अगर गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है और लीगल है तो यह इनवैलिड नहीं होता। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल भी गलत है। गारंटी को रिवोक किया जा सकता है अगर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। जनरल, तो जनरल भी गलत है, क्योंकि जनरल गारंटी स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए यह भी गलत जवाब है। अगला सवाल है, श्योरिटी इज डैश ए प्रिंसिपल लेटर इज रिलीज बाय क्रेडिटर, डिस्चार्ज, लायबल, ऑब्लिगेटेड, नन ऑफ द अबव। तो यदि मान लीजिए प्रिंसिपल लेटर, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल लेटर को रिलीज कर दिया, श्योरिटी का क्या होगा? ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक बैंक डेटर को माफ़ कर देता है तो गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, यही तो कर रहा है। अ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय डैश इज इनवैलिड, मिस रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल बात। अगर गारंटी किसी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है तो वो इनवैलिड होती है। जैसे अगर क्रेडिटर श्योरिटी को गलत इन्फॉर्मेशन देके एग्रीमेंट साइन कराता है तो गारंटी वैलिड नहीं होती। कंसेंट, ये तो गलत है, क्योंकि कंसेंट होना जरूरी है लेकिन वह जेन्युइन होना चाहिए, है ना। फिर सी कह रहा है कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब नहीं होगा। तो अभी हमने जो 4 पॉइंट बात की उसके बाद रिकॉल करा देता हूँ मैंने आपको ये बताया कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो डेटर के बराबर होती है, यानी कि को एक्सटेंसिव होती है, राइट। पहला पॉइंट आपको बताया। फिर मैंने बताया कि कंटिन्यूइंग गारंटी मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। डेटर को क्रेडिटर रिलीज करता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, और फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ली गई गारंटी वैलिड नहीं होती है। अब हम आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर कौन होता है? अ पर्सन हु डिलीवर गुड्स टू द श्योरिटी टू गिव अ गारंटी। सही जवाब, बेलर वह पर्सन होता है जो अपने गुड्स किसी और को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देता है। जैसे अगर मान लीजिए ए ने अपना लैपटॉप रिपेयर के लिए बी को दिया, तो यहाँ पे ए क्या है? बेलर है। ए क्या है? बेलर है। फिर बी कर रहा है पर्सन हु डिलीवर गुड्स टू अनदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, क्या कर रहा है कि द पर्सन हु डिलीवर गुड्स टू अनदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़ अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट। तो बताइए क्या सही जवाब है? जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है दूसरे को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये जो है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 गलत है, सॉरी। ऑप्शन 1 का रहा पर्सन हु डिलीवर गुड्स टू द श्योरिटी टू गिव ए गारंटी, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दोस्तों यह डेफिनेशन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, ना कि बेलमेंट की, क्योंकि गारंटी वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, 2 नंबर सही है, क्योंकि बेलर वह पर्सन होता है जो अपने गुड्स किसी और को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। 3 का रहा है पर्सन हु कीप्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, यह गलत है। गुड्स रखने वाला बेली होता है, बेलर नहीं होता। अ पर्सन हु रिसीव गुड्स ऑन रेंट, यह भी गलत है। रेंट पर गुड लेने वाला टेनेंट होता है, लेजी होता है, न कि बेलर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि क्या बेली गुड्स को, जो गुड्स उसे बेल किया गया है, वो यूज़ कर सकता है एज ई लाइक? कैन द बेली यूज द गुड्स बेल टू हिम एज ई लाइक? तो ऑप्शन ए कर रहा है यस अंडर ऑल सर्कमस्टांस। देखिए दोस्तों, गलत है। बेली को गुड्स यूज करने का लाइसेंस नहीं होता, वह बेलर के टर्म्स को फॉलो करता है।
ऑप्शन 2 कह रहा है नो, ओनली एज पर द कंडीशन एग्रीड विद द बेलर। हाँ, ये सही जवाब है। बेली सिर्फ उन्हीं कंडीशन के हिसाब से गुड्स यूज कर सकता है जो बेलर ने डिसाइड किए हुए हैं। अगर बेली उसे एग्रीमेंट को तोड़ता है तो बेलमेंट ब्रीच हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि यस, एज लॉन्ग एज द गुड्स आर नॉट डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द बेली रिक्वायर्ड टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड टू हिम, यानी कि क्या बेली को जो गुड्स उसे बेल की गई है उसे रिटर्न करना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि नो, द बेली कैन कीप द गुड इंडेफिनेटली। अब देखिए ये गलत है, क्योंकि दोस्तों बेली को गुड्स इंडेफिनेटली रखने का राइट नहीं है। ऑप्शन 2 कह रहा है यस, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स व्हेन द पर्पस ऑफ बेलमेंट इज फुलफिल्ड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों बेलमेंट का प्राइमरी रूल यह है कि जब पर्पस फुलफिल हो जाए तो बेली को गुड्स वापस करने होते हैं, जैसे रिपेयर के बाद लैपटॉप वापस करना। फिर नो इफ द गुड्स आर डैमेज्ड, तो देखिए यह गलत है, एवन डैमेज गुड्स भी बेली को रिटर्न करने होते हैं। यस, ओनली इफ इट इज रिक्वेस्टेड बाय बेलर, ये भी गलत है, रिक्वेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी मैंने आपको 4 की पॉइंट समझाए कि बेलर एक पर्सन होता है जो कि गुड्स डिलीवर करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फिर बेली गुड्स सिर्फ एग्रीड टर्म के हिसाब से यूज कर सकता है। पर्पस कंप्लीट होने के बाद बेली को गुड्स रिटर्न करने होते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं। पहला कह रहा है गिविंग अ प्रोडक्ट ऑन रेंट फॉर यूज टू अनदर पर्सन। बिल्कुल सही बात, रेंट पे प्रोडक्ट देना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि गुड्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है और वापस मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये सही बात है। सेकंड कह रहा है सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अनदर पर्सन। अब आप ये गलत है, ये हमारा बेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप यदि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है जो कि बेलमेंट में नहीं होता। लैंडिंग मनी टू अनदर पर्सन, तो ये भी नहीं होगा। लैंडिंग मनी का मतलब कि मनी लैंड करना बेलमेंट नहीं है, बल्कि लोन एग्रीमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइनिंग अ लोन एग्रीमेंट। यह भी गलत है, लोन एग्रीमेंट का बेलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहा है कि इफ़ एन ऑर्नामेंट केप्ट इन बैंक सेफ लॉकर और स्टोलन डिस्पाइट ड्यू केयर बाय द बैंक इज द बैंक लायबल। क्या कर रहा है कि यदि मान लीजिए कि बैंक के सेफ लॉकर में एक ऑर्नामेंट रखा गया और वो चोरी हो गया बैंक की ड्यू केयर रखने के बाद, क्या ये बैंक लायबल होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है यस, द बैंक इज ऑलवेज लायबल। गलत है, क्योंकि बैंक हमेशा लायबल नहीं होता, सिर्फ नेग्लिजेंस के केस में लायबल होता है। नो, द बैंक इज नॉट लायबल इफ द ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन। हाँ, अगर बैंक ने अपनी तरफ से पूरा केयर लिया है तो वह लायबल नहीं है, क्योंकि सेफ लॉकर एक बेलमेंट का जैसा एग्रीमेंट है, लेकिन लायबिलिटी तभी होती है जब नेग्लिजेंस प्रूव हो। यस, ओनली इफ द लॉकर वॉज डैमेज्ड। ये भी गलत है, लॉकर डैमेज होने का लायबिलिटी से कनेक्शन नहीं है। नो, अनलेस द डिपोजिटर हैज एन इंश्योरेंस। गलत है, इंश्योरेंस होना या ना होना लायबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बेली रिगार्डिंग द गुड्स बेल्ड टू हिम, यानी क्या ऑब्लिगेशन है बेली का। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिक्स देम विथ हिज ओन गुड्स। गलत है, मिक्स करना अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे गुड्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कीप दैम सेपरेट फ्रॉम हिज ऑन गुड्स। हाँ, बेली का ऑब्लिगेशन है कि बेल्ड गुड्स को अपने गुड्स से अलग रखें ताकि मिक्सड अप ना हो और गुड्स वापस कंडीशन में जा सके, वापस सही कंडीशन में जा सके। ठीक है, तो ये सही है। यूज़ देम फॉर पर्सनल बेनिफिट। गलत है, क्योंकि बेली पर्सनल बेनिफिट के लिए गुड्स यूज नहीं कर सकता, सिर्फ एग्रीड पर्पस के लिए यूज करता है। 4 कह रहा है स्टोर देम विथ अनदर पार्टी। ये भी गलत है, बेली गुड्स किसी और को नहीं दे सकता अनलेस बेलर ने ऐसा करने की परमिशन दी हो। तो इस क्वेश्चन से हमने अभी जो 4 क्वेश्चन हम देखे उसे हमने क्या सीखा कि रेंट पे गुड्स देना एक क्लासिक एग्जाम्पल है बेलमेंट का। सेफ्टी लॉकर के केस में बैंक तभी लायबल होता है जब नेग्लिजेंस प्रूव हो। बेली को गुड्स अलग रखना, बेली को क्या होता है दोस्तों, गुड्स अलग रखना और पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। राइट, तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, बेली को गुड्स अलग रखने होते हैं और पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज लायबल इफ द गुड्स बेल्ड आर डिफेक्टिव एंड द बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल है, हु इज लायबल। यदि गुड्स जो बेल किया गया वो डिफेक्टिव मिले और बेलर जो है इस फैक्ट को डिस्क्लोज ना कर पाए तो कौन लायबल होगा। ऑप्शन ए कह रहा है द बेली इज लायबल फॉर ऑल डैमेज। ये देखिए ये गलत है, क्योंकि बेली तभी लायबल होता है अगर नेग्लिजेंस उसकी तरफ से हो, पर डिफेक्टिव गुड्स के लिए नहीं। द बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस कॉज टू द बेली। हाँ, अगर बेलर को पता था कि गुड्स डिफेक्टिव है और उसने बेली को इन्फॉर्म नहीं किया तो जो भी लॉस होगा वह उसके लिए बेलर लायबल होगा, ना कि बेली, या बेलर का बेसिक ड्यूटी का पार्ट है। फिर कह रहा है कि नो वन इज लायबल एज इट इज़ एन इम्प्लाइड रिस्क ऑफ बेलमेंट। अब ये गलत है, बेलर की तरफ से नॉन डिस्क्लोजर एक गलती है और वो लायबल होगा।
बोथ पार्टी शेयर द लायबिलिटी, ये भी गलत है। डज द बेली हैव एनी राइट टू रिटेन द गुड्स बेल्ड टू हिम, क्या बेली के पास कोई राइट है कि वो गुड्स को रिटेन करे जो उसे बेल की गई है? नो, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली आफ्टर यूज। देखिए ये गलत है, क्योंकि बेली का रिटर्न का ऑब्लिगेशन है, पर अगर पेमेंट ड्यू है तो उसका रिटेंशन का वैलिड राइट है। फिर कह रहा है यस इफ ही हैज रेंडर्ड अ सर्विस इन्वॉल्विंग लेबर और स्किल एंड ही हैज नॉट गेट पेड। सही जवाब। बेली का राइट टू लीन होता है जिसमें अगर उसने गुड्स पे कोई सर्विस परफॉर्म की है और उसका पेमेंट नहीं मिला तो वह गुड्स को टेम्पररली रिटेन कर सकता है। नो अनलेस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत है, क्योंकि बेली का रिटेंशन का राइट ऑटोमेटिक होता है, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। यस अंडर ऑल और सर्कमस्टांस, गलत है। बेली सिर्फ अनपेड ड्यूज को केस में रिटेन कर सकता है। ये अनपेड ड्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेड ड्यू वाला जब भी केस आएगा ना तो उस केस में बेली जो है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टू बी वैलिड इट ऑलवेज नीड्स टू बी इन राइटिंग। क्या लगता है ये ऑप्शन देगा ट्रू फॉल्स? यस इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग। तो अभी हमने जो दो क्वेश्चन देखे पहले इसको रिकॉल कर लेता है। मैंने आपको ये बताया कि जब भी मान लीजिए कि हमारा डिफेक्टिव गुड्स है उस केस में बेलर लायबल होता है अगर नॉन डिस्क्लोजर की वजह से बेली को लॉस हो तो। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि बेली अनपेड सर्विस के केस में गुड रिटेन कर सकता है लेकिन हर केस में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना चाहिए? ऑप्शन कर रहा है कि यस इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग। गलत है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। नो एन ओरल एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, करंट है। देखिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओरल एग्रीमेंट से भी वैलिड हो सकता है जब तक गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है। राइटिंग क्या है, सिर्फ प्रेफरेंस है पर जरूरी नहीं है। राइटिंग इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस बट इज़ नॉट नेसेसरी। यस ओनली इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज हाई। गलत है, अगर गुड्स का वैल्यू हाई है तो लिखित कॉन्ट्रैक्ट होने से क्लैरिटी मिलती है लेकिन यह रिक्वायर्ड नहीं है। नो बट रिटन कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिफर्ड। ये ऑप्शन काफ़ी क्लोज है लेकिन ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। राइटिंग का प्रेफरेंस सिर्फ क्लैरिटी और फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए क्या जरूरी है? पोजीशन ऑफ पहला कह रहा है पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। देखिए यह गलत है, बेमेल में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस गुड्स का पोजीशन और स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी है। सेकंड कह रहा है पोजीशन ऑफ बेल गुड्स विद द बेली। तो ये देखिए ये सही जवाब है, एक वैलिड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेली को गुड्स का पोजीशन होना जरूरी है, राइट, क्योंकि बेलमेंट तभी होता है जब बेली गुड्स को होल्ड करे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पोजीशन ऑफ बेल गुड्स विद द बेली होना जरूरी है, ठीक है, तभी वैलिड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, तो गलत है, रिटर्न एग्रीमेंट का होना प्रीफर्ड होता है लेकिन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होने से बेलमेंट वैलिड नहीं होता। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। एक्सचेंज ऑफ मनी, गलत है, बेलमेंट में एक्सचेंज ऑफ मनी की जरूरत नहीं होती जब तक गुड्स का पोजीशन और उसका यूज़ का एग्रीमेंट है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि इन अ प्लेज वाई आर गुड्स डिलीवर्ड। प्लेज में गुड्स क्यों डिलीवर होता है? पहला कह रहा है फॉर सेफ कीपिंग विदाउट एनी कंडीशन। गलत, सेफ कीपिंग वाला कंसेप्ट बेलमेंट का होता है, प्लेज में गुड्स को सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। टू बी केप्ट एट सिक्योरिटी फॉर अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, हाँ ये सही बात है। देखिए प्लेज का पर्पज़ ये होता है कि गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाए फॉर अ डेप्ट और प्रॉमिस। अगर डेप्ट पे नहीं होता है या प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होता है तो प्लेजी गुड्स को अपनी रिकवरी के लिए यूज कर सकता है। फॉर रिसेल बाय प्लेजी, गलत है, क्योंकि प्लेजी गुड्स को रिसेल नहीं कर सकता अनलेस डिफॉल्ट होता है और टर्म्स में मेंशन रिसेल को का प्रोविजन हो। टू ट्रांसफर ऑनरशिप टू द प्लेजी, गलत है, प्लेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी मिलती है डेप्ट के अगेंस्ट। तो अभी मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट बताए। पहले मैंने आपको बेलमेंट का वैलिडिटी बताया कि ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी बेली को पोजीशन होना जरूरी है, पेमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं। फिर मैंने आपको प्लेज के बारे में समझाया, प्लेज के बारे में बताया कि गुड्स को सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, रिसेल या ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, राइट। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है व्हाट कैन द पॉनी डू इफ द पॉनर फेल्स टू पे द डेप्ट। तो पॉनी क्या करे यदि पॉनर जो है डेप्ट ना पे कर पाए? रिटर्न द गुड्स टू द पॉनर, सेल द गुड्स टू रिकवर द डेप्ट, रिटेन द गुड्स इंडेफिनेटली विदाउट सेलिंग, यूज द गुड फॉर पर्सनल बेनिफिट। देखिए इसका सही जवाब है सेल द गुड्स टू रिकवर द डेप्ट। तो गुड्स को बेच दे यदि पॉनर जो है प्लेस वाले कंसेप्ट में होता है, ठीक है। तो पॉनर वो होता है जो कि गिरवी रखता है और पॉनी वो होता है जो गिरवी लेता है सिक्योरिटी के रूप में। तो यदि ऑब्वियसली डेप्ट नहीं पे करेगा तो गुड्स को बेच के डेप्ट को रिकवर करे। क्या पॉनी जो है प्लेस गुड्स को बेच सकता है बिना नोटिस दिए पॉनर को? नहीं, नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। अब बेचने से पहले जो पॉनी है वो पॉनर को नोटिस देगा। कैन द पॉनी कीप द गुड आफ्टर द पॉनर हैज पेड द ड्यू? नहीं, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। यदि पॉनर ने गुड्स पे कर ड्यूज पे कर दिया तो पॉनी को रिटर्न करना पड़ेगा। कैन पॉनी प्लेजेस और रिप्लेस द प्लेस गुड्स? हाँ, पॉनी जो है रिप्लेस कर सकता है गुड्स को,
फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन एजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट का क्या रोल है? टू एक्ट लाइक अ कनेक्टिंग लिंक एंड ब्रिंग द प्रिंसिपल इनटू बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन, टू इंडिपेंडेंटली इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ऑन बिहाफ, टू रिप्लेस द प्रिंसिपल इन ऑल मैटर। देखिए रिप्लेस तो नहीं करेगा, गारंट नहीं गारंटर की तरह काम करेगा। ये एक तरह का जो हमारा एजेंट होता है ना, वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है और प्रिंसिपल को बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में लाता है। क्या प्रिंसिपल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर हो सकता है? यस, नो, नहीं हो सकता। प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं हो सकता। क्या एजेंट माइनर हो सकता है? हाँ, एजेंट माइनर हो सकता है। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी यही बताया था। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पहली बार आएगा नहीं। 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा और वही बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आप उन सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। व्हाट डज द वर्क डन बाय एजेंट फॉर अ प्रिंसिपल एम्प्लॉय? मतलब कि एजेंट जो काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, वो क्या इम्प्लॉय करता है? द वर्क डन बाय द एजेंट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। बिल्कुल सही बात। द एजेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल, गलत। एजेंट इज सोलली लायबल फॉर देयर वर्क, ये भी गलत है। द वर्क ऑफ एजेंट इज ओनली एडवाइजरी नेचर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इन द अब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी कैन एन एजेंट रिटेन गुड्स और पेपर बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल? मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या एजेंट जो है गुड्स या पेपर को रिटेन कर सकता है? हाँ, एजेंट रिटेन कर सकता है गुड्स पेपर को जब तक ड्यूज पे ना हो। व्हाट डज द टर्म प्राइस मीन्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? अब सेल्स ऑफ गुड के अंदर प्राइस का क्या मतलब होता है? लीन, डिलीवरी, शेयर, कंसिडरेशन। प्राइस का मतलब होता है कि सेल्स ऑफ गुड के लिए कंसिडरेशन। इनमें से कौन सा गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता? यही पूछा गया था पिछले बार, एग्जैक्टली यही सवाल आया था। इनमें से कौन सा गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? शेयर, स्टॉक, ग्रास और एक्शनेबल क्लेम। सही जवाब है इसका एक्शनेबल क्लेम। बाकी शेयर हो गया, गुड्स हो गया, ग्रास, स्टॉक हो गया, ग्रास हो गया, ये सब के सब हमारे गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। व्हाट आर द फ्यूचर गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? फ्यूचर गुड क्या होता है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, goods that are readily available at the time of contract, movable goods already in possession of the seller, goods delivered after payment is made। सही जवाब है इसका goods manufactured, produced, acquired by the seller after the contract of sale is made। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर इन द फ्यूचर, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड, ये सही बात है, इसको स्पेसिफिक गुड्स कहा जाता है। अगला सवाल है व्हाट डज डिलीवरी मीन्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? लीन, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यस, डिलीवरी का मतलब कि जो पोजीशन है ना, उसका सहमति से, है ना, स्वेच्छा से ट्रांसफर। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम? मान लीजिए कि जो गुड्स का ट्रांसफर है वो फ्यूचर में होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर पर्पज, एग्रीमेंट टू सेल। इसको कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का जो ऑनरशिप है वो सेलर से बायर तक में अभी तक पास होना बाकी होता है? एग्रीमेंट टू सेल, ऑब्वियसली होगा एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होगा, इसको कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल। आर इक्विटी शेयर कंसिडर गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? क्या इक्विटी शेयर को गुड्स माना जाता है? हाँ, बिल्कुल माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे स्टॉक होते हैं, शेयर्स होते हैं, एक्शनेबल क्लेम को नहीं माना जाएगा गुड्स, शेयर्स, स्टॉक, ग्रास, ये सब के सब गुड्स माने जाते हैं। when can fixture be regarded as movable goods under the sales of goods? फिक्सचर को कब आप movable goods के अंदर रिगार्ड कर सकते हैं अंडर सेल्स ऑफ गुड? हमेशा जब intended to be severed and sold separately। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कब गुड्स सेलर ऑफ गुड्स को अनपेड सेलर माना जाएगा? व्हेन द इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड, व्हेन द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। यस, प्राइस जब पे नहीं हो, प्राइस का मतलब कंसिडरेशन आता है। जब तक कंसिडरेशन पे नहीं होगा, जो भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन एग्री की गई थी, जब तक वो पे नहीं करता है तब तक उसको अनपेड सेलर माना जाता है। व्हाट इज एब्सेंट एज टू क्वालिफाई और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पज? इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, एक्सप्रेस कंडीशन। सही जवाब है इसका इम्प्लाइड कंडीशन। गुड्स पे जो लीन होता है उसको कौन एक्सरसाइज कर सकता है? बायर, सेलर, एजेंट या कैरियर? सही जवाब है इसका सेलर। सेलर जो है गुड्स पे लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर लीन कब टर्मिनेट हो जाता है? लीन तब टर्मिनेट हो जाता है जब बायर को गुड्स का पोजीशन मिलता है। दोस्तों ये पार्ट 1 लेक्चर था हमारा मॉड्यूल डी का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप यदि चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेक्चर लाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, तो मैं इसका पार्ट 2 लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों अगले वीडियो को हम लोग जारी रखेंगे। यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए PDF फॉर्मेट में तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। हमारा कैप्सूल कोर्स है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।